तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल साफिक विस्पर्स पर। तो आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे, डार्क लॉर्ड और वेन की कहानी का पार्ट 2। तो पूरी लाइब्रेरी को या उसके एक छोटे से हिस्से को भी डार्क लॉर्ड के निजी कमरे में ले जाना किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं था। लायरा ने पूरी सुबह भारी चमड़े से भरी इतिहास की किताबें और प्राचीन स्क्रॉल को घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर ले जाने में बिताई, और वो अच्छी तरह से वाकिफ थी कि गार्ड्स उसके हर कदम पर नज़र रख रहे थे। दोपहर तक वेन के बेडरूम के कोने में एक छोटी लकड़ी की मेज़ रख दी गई थी। ये एक बड़ी खिड़की के ठीक बगल में थी, जहाँ किले के बाहर का अंतहीन धुंधला कोहरा और बैंगनी बिजली दिखाई दे रही थी। वो कमरा अपने आप में विशाल था, जिसे किले काले रेशम, काले पत्थरों के फर्नीचर और चांदी के सामानों से सजाया गया था। यह एक बेडरूम और कम से कम एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक पिंजरे जैसा ज़्यादा लग रहा था, और लायरा उस पिंजरे में बंद थी। वेन कमरे की दूसरी तरफ बड़ी पत्थर की मेज़ पर बैठी थी और युद्ध के नक्शों और रिपोर्ट्स में डूबी हुई थी। वो शांत थी, उसके चांदी जैसे बाल कंधों पर बिखरे थे और वो पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान दे रही थी। शुरुआती कुछ घंटों में उनके बीच का सन्नाटा भारी और जमा देने वाला था। कमरे में सिर्फ लायरा की कलम की आवाज़ और कभी कभी बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। लायरा ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह कुछ ही दूरी पर बैठी उस महिला की भारी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर सके। उसने अपना पूरा ध्यान आत्मा को बांधने वाले रिचुअल्स से जुड़े एक पुराने चैप्टर को डिकोड करने में लगा दिया, लेकिन वेन की आँखों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। जब भी लायरा अपनी दर्द करती गर्दन को आराम देने के लिए ऊपर देखती, तो वेन को अपनी तरफ देखते हुए पाती। ये किसी गुलाम पर नज़र रखने वाले तानाशाह का गुस्सा नहीं था। ये एक धीमी गहरी नज़र थी, जो लायरा के हाथों की हरकत, उसके जबड़े की बनावट और उसकी आंखों के ध्यान को ट्रैक कर रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, कमरे की हवा काफ़ी ठंडी हो गई। यह इस बात का साफ संकेत थी कि डार्क लॉर्ड का मूड बदल रहा था। तुम 1 घंटे से उसी पैराग्राफ को घूर रही हो, लाइब्रेरियन। वेन की गहरी आवाज़ ने अचानक से उस सन्नाटे को तोड़ा, जिससे लायरा थोड़ा चौंक गई। लायरा ने अपनी कलम नीचे रखी और उसकी तरफ देखने के लिए अपने स्टूल पर घूम गई। लेखक ने दक्षिणी इलाकों की एक दुर्लभ भाषा का इस्तेमाल किया है, माय लॉर्ड। अगर मैं एक भी शब्द का गलत अनुवाद करती हूँ तो पूरे जादू का मतलब बदल जाएगा। वेन खड़ी हो गई। उसने अपनी कवच नहीं पहनी थी, सिर्फ एक ढीली ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिससे लायरा के कोने की तरफ आते समय उसकी हरकतें बहुत शांत और सहज थी। वो लायरा की कुर्सी के ठीक पीछे आकर रुक गई और खुली हुई किताब को देखने के लिए थोड़ा नीचे झुक गई। बारिश, ओजोन और मीठी विंटर वाइन की वही जानी पहचानी खुशबू तुरंत लायरा के चारों ओर फैल गई, जिसने उसकी दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। मुझे देखने दो, वेन ने फुसफुसाया। उसकी सांसें लायरा के कान को छू रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी लंबी पीली उंगलियां मेज के किनारे पर टिक गई थी, जो लायरा के हाथों के बेहद करीब थी। ये शब्द यहाँ, इसका मतलब बांधना नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेना या फिर नष्ट कर देना। लायरा थोड़ा पीछे झुकी। उसका कंधा गलती से वेन के सीने से छू गया। उस छुअन ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक तेज गर्म चिंगारी दौड़ा दी। उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश की। आपको ये कैसे पता? मुझे लगा कि आप पुरानी शाही भाषा नहीं पढ़ सकती। वेन के गले से एक धीमी गहरी आवाज़ निकली, जो लगभग बिल्ली के गुर्राने जैसी थी। वो थोड़ा और करीब झुकी। उसके चांदी जैसे बाल रेशम की तरह लायरा के कंधे पर बिखर गए। मैं इसे पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जादू द्वारा पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लिए जाने का एहसास कैसा होता है। ये शब्द भारी लगता है, जैसे जुबान पर कोई वजन हो। लायरा ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो भूल गई थी कि वे दोनों कितने करीब थे। वेन का चेहरा सिर्फ कुछ ही इंच दूर था। उसकी पर्पल आँखें गहरी थी, जिनमें एक अजीब सी गहरी भूख तैर रही थी, जिसका किताबों या अभिशापों से कोई लेना देना नहीं था।
क्या ये अभिशाप आपके साथ यही कर रहा है? लायरा ने धीरे से पूछा। उसकी नज़रें वेन के होठों पर गई और फिर वापस उसकी आंखों से मिल गई। क्या ये आपको पूरी तरह अब्जॉर्ब कर रहा है? वेन का जबड़ा कड़ा हो गया। एक सेकंड के लिए वो खतरनाक मुखौटा हटा और उसके पीछे छुपा हुआ एक गहरा दर्दनाक अकेलापन सामने आ गया। वो दूर नहीं हटी। इसके बजाय उसने अपने हाथ उठाए और उसका अंगूठा धीरे से लायरा के निचले होठ को छूने लगा। उसका स्पर्श हैरान करने वाला, गर्म और बहुत ही कोमल था। हर एक दिन, वेन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ ने अपना बर्फीलापन पूरी तरह से खो दिया था। लेकिन इस वक्त तुम्हें देखते ही मेरा दिमाग का शोर आखिरकार शांत हो जाता है। अगली रात किले पर जो तूफान आया वो लायरा के जीवन में किसी अनुभव से बिल्कुल अलग था। ऊपर आसमान में सिर्फ बिजली नहीं कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा आसमान ही बिखर गया हो। पर्पल बिजली की तेज़ लहरें लगातार ऊंचे टावर की खिड़कियों पर टकरा रही थी, जिससे वो विशाल बेडरूम एक तेज फड़फड़ाती हुई रोशनी से भर गया था। लायरा अपने छोटे कोने की मेज पर जमी बैठी थी। उसके हाथ उस किताब के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे जिसका वो ट्रांसलेशन कर रही थी। वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी। कमरे की हवा में इतनी ज़्यादा बिजली थी कि उसकी किताबों के पन्ने अपने आप फड़फड़ा रहे थे। लेकिन उसे बाहर के तूफान से डर नहीं लग रहा था, उसे डर वेन से लग रहा था। कमरे की दूसरी तरफ डार्क लॉर्ड पत्थर की मेज के बगल में अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से उसके किनारे पर ढह गई थी। उसके हाथ उस चमकीली सतह को खरोच रहे थे क्योंकि उसकी उंगलियों से बर्फ तेजी से बाहर निकल रही थी। उसने जो ढीला कुर्ता पहन रखा था वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और उसके कांपते हुए कंधों से चिपकी हुई थी। वेन की त्वचा के नीचे हल्की बैंगनी लकीरें अब सिर्फ धड़क नहीं रही थी, वे बहुत तेजी से जल रही थी और उसकी गर्दन से होते हुए उसके चेहरे की तरफ पड़ रही थी जैसे कोई चमकती हुई दरारें हों। माय लॉर्ड, लायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ तूफान की गड़गड़ाहट के सामने बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके गले से एक धीमी दर्दनाक कराह निकली। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो उस दृश्य वजन से लड़ती रही जो उसकी आत्मा को कुचल रहा था। लायरा ने कुछ नहीं सोचा। किले में जिंदा रहने के लिए हर नियम को भूलकर उसने अपनी मेज छोड़ी और ठंडे पत्थर के फर्श पर दौड़ पड़ी। वो उस तड़पती हुई तानाशाह के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गई और झिझकते हुए अपना हाथ उस आगे बढ़ाया। वेन, लायरा ने पुकारा, पहली बार डार्क लॉर्ड का असली नाम लेते हुए। तुरंत वेन का सर ऊपर उठा। उसकी तेज आंखें अब पूरी तरह बैंगनी हो चुकी थी और उनकी पुतलियां एक अंधी बैंगनी रोशनी में खो चुकी थी। वो आगे झपटी और उसके पीले ठंडे हाथों ने लायरा के कंधे को एक दर्दनाक पकड़ के साथ जकड़ लिया। बाहर आओ, वेन चिल्लाई। बाहर जाओ, वेन चिल्लाई। उसकी आवाज़ में एक भयानक दोहरापन था जो राक्षसों के समूह जैसा लग रहा था। मुझसे दूर चली जाओ लायरा, इससे पहले कि ये मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर दे। अपने कंधों पर उस जानलेवा दबाव के बावजूद लायरा अपनी जगह से नहीं हिली। उसने उस भयानक जादू के पार देखा और सीधे वेन की आंखों में झांका, जहां उस राक्षस के नीचे छुपा हुआ एक इंसानी डर साफ दिख रहा था। वो अभिशाप एक बहुत बड़ा शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा था और बाहर का तूफान इस्तेमाल करके वेन की जान को अंदर से खा रहा था। आई एम नॉट लीविंग यू। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, लायरा ने धीरे से कहा। उसकी शांत आवाज़ एक जिद्दी और ना झुकने वाले साहस से भरी थी। धीरे धीरे जानबूझकर लायरा ने अपने गर्म हाथों को वेन के ठंडे जमे हुए हाथों पर रख दिया। जैसे उसकी त्वचा का संपर्क हुआ, जादू का एक तेज झटका उन दोनों के बीच से गुजरा जिससे वेन की सांसें अटक गई। लेकिन लायरा ने अपने हाथ नहीं हटाए। वो और करीब आई और उसने अपना माथा धीरे से वेन के कांपते हुए कंधे पर टिका दिया। इसे गुजर जाने दो, लायरा ने वेन की शर्ट के गीले रेशम के पास फुसफुसाया। उसका अपना दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इससे लड़ो, मैं यहीं हूँ। इसका असर लगभग तुरंत हुआ। वेन की भारी टूटी हुई सांसें थम गई। उसकी त्वचा के नीचे भयानक बैंगनी चमक की रफ्तार धीमी होने लगी और वो वापस एक शांत सिमटन में बदल गई। लायरा के कंधों पर उसकी दर्दनाक पकड़ ढीली हो गई और उसकी लंबी उंगलियां फिसलकर लायरा की आस्तीन को कमजोरी से पकड़ने लगी। कई लंबे
मिनटों के बाद वे दोनों फर्श पर उसी तरह बैठी रही, एक जादुई हमले के शांत होने के बाद एक दूसरे को थामे हुए, जबकि बाहर का तूफान भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। धीरे धीरे वेन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की वही भयानक रोशनी अब गायब हो चुकी थी, जिससे वह भारी और गहरी पूरी तरह थकी हुई लग रही थी। उसने उस लाइब्रेरियन को नीचे देखा, जो अपनी मर्जी से उस काले जादू के तूफान में चली आई थी ताकि उसे बिखरने से बचा सके। तुम पागल हो, वेन ने धीरे से कहा। उसकी गहरी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो उसने कभी किसी और के लिए नहीं देखा था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था। आपने ही तो मुझसे कहा था कि इन किताबों की रक्षा राक्षसों से करो, लायरा ने धीरे से जवाब दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान आ गई। गाइस, स्टोरी जो है ना वो पार्ट्स में करके मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आज मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर रही हूँ, तो कंटिन्यू वॉचिंग, लिसनिंग। मैं आगे भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो।